हेलो साथियों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का एम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 1 जनवरी, अपना न्यू ईयर आज से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेरी ओर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नववर्ष हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज का वीडियो अपना होने वाला है यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए यूपी जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपने जो स्टेट लेवल की जो भी परीक्षा होती है, जो भी एग्ज़ाम होता है, उसमें यूपी जीके अपने उत्तर प्रदेश के सामान्य जानकारी के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना ये प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। और यहाँ से ढेर सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह लेखपाल का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो यूपी ट्रिपल सी कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, बीईओ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पर आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन कह रहा है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका पोटन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा विराटनगर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा इंद्रप्रस्थ, या ऑप्शन नंबर चौथा करा मथुरा। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? उसका सही जवाब क्या बनने वाला है, यह आपको बताना है। तो देखिए भैया, अगर हम लोग महाजनपद की बात करें, इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, तो देखिए जन से निर्माण हुआ जनपद का, और कई जनपद जब आपस में मिले तो वहाँ से बना महाजनपद। क्या बन गया? महाजनपद बन गया। और दो ऐसे ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जिनमें इनका उल्लेख किया गया है और इस बात की पुष्टि की गई है कि तात्कालिक भारतवर्ष में उस समय 16 महाजनपद देखने को मिलते थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद देखने को मिलते थे उस समय भारत में। अखंड भारत का जो भी अपना स्वरूप था, उसके अंतर्गत 16 महाजनपद देखने को मिलते थे। और अगर बात किया जाए कि उन 16 महाजनपद में से विभाजन के बाद कितने अपने महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आए, तो इसमें से याद रखिएगा 8 महाजनपद। कितने महाजनपद? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। और अगर उन 8 महाजनपदों की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं, तो उनका नाम है आपका काशी, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, वत्स, चेदी और मल्ल। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। खैर, यहाँ बात कर रहा है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाती है मथुरा। क्या राजधानी थी? मथुरा राजधानी हो जाती है, यानी कि विकल्प नंबर चौथा यहाँ पर अपना सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात किया जाए बचे हुए 3 ऑप्शन की, 3 विकल्प की बात किया जाए, तो पोटन महाजनपद, पोटन राजधानी हो जाती है। पोटन जो है असमक की राजधानी हो जाती है। और विराटनगर की अगर बात करें तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाती है विराटनगर। और अगर कुरु महाजनपद की बात करें तो राजधानी हो जाती थी इसकी इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा के रूप में देखने को मिलती थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा किस स्थान पर हर्ष ने बौद्ध महासम्मेलन कराया था? ऑप्शन नंबर पहला करा काशी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अयोध्या, या ऑप्शन नंबर चौथा करा चित्रकूट। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन कराया था? अगर हर्षवर्धन की बात करें, यह किस वंश का था? तो याद रखिएगा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का यह शासक है हर्षवर्धन। और एक देखा जाए बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी कि इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही प्रतापी राजा था यह पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन। तो ये क्या था कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान, और महायान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए हर्षवर्धन ने क्या कराया था? बौद्ध महासम्मेलन कराया था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा भैया, इसका आयोजन होता है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। यानी विकल्प नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर प्रस्थान करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कहा कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? ऑप्शन नंबर पहला कहा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बाबर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा फिरोज शाह,
या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सिकंदर लोदी। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर की स्थापना कराई थी? तो देखिए, अगर बाबर की बात किया जाए तो बाबर भारत में मुगल शासन की स्थापना करता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो जो है जौनपुर शहर की स्थापना करते हैं। और बचा कौन? विकल्प नंबर चौथा है, यानी कि सिकंदर लोदी इसका सही जवाब बन जाएगा। सिकंदर लोदी क्या करता है कि 1506 ईस्वी में, कब? 1506 ईस्वी में, 1506 में यमुना नदी के किनारे क्या करता है? आगरा शहर की स्थापना करता है। सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की जाती है आगरा शहर की। ठीक है, 1506 में करता है। कौन करता है? सिकंदर लोदी करता है। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा कि भैया आगरा शहर आपका किस नदी के किनारे पर है, तो याद रखिएगा आगरा आपका यमुना नदी किनारे हो जाता है। और अगर यहाँ प्रमुख मेलों की बात करें तो आपका कैलाश मेला हो गया, आपका बटेश्वर मेला हो गया, जो कि पशुओं पर आधारित हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ 16 कुल उत्सव, जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का परिचय देते हुए मनाया जाता है, यह भी त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। तो आगरा की स्थापना 1506 में सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है। लोदी वंश का शासक होता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन नंबर पहला करा आगरा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कन्नौज, ऑप्शन नंबर तीसरा करा फैजाबाद, या ऑप्शन नंबर चौथा करा लखनऊ। तो अवध के जो नवाब थे उनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी, यह आपको बताना है। और अगर इस संदर्भ में बात करें कि अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा भैया इसकी राजधानी जो है 1775 में आसफ उद्दौला के समय, किसके समय में? सॉरी, अगर इसकी स्थापना के इसके अगर हम लोग प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी हो जाती है वह हो जाएगी आपकी फैजाबाद। क्या हो जाएगी? फैजाबाद हो जाएगी। और अगर 1775 की बात करें तो 1775 में नवाब आसफ उद्दौला होता है। आसफ उद्दौला क्या करता है कि राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर हो जाती है उसके समय में। तो जो प्रारंभिक राजधानी देखने को मिलती है, प्रारंभिक राजधानी इसकी आपकी फैजाबाद के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं आगे। बाद में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के समय में क्या हुई, इसकी राजधानी आपकी आगरा, फिर इलाहाबाद, और फिर वर्तमान स्वरूप इसका दिखाई देगा आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा विशंभर दयाल, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा संजय मिश्रा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा मनोज कुमार सिंह, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा राजेश बिंदल। तो उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए 1975, तो 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो है एक कॉन्सेप्ट लिया गया। और इसका मुख्य काम जो था, जो उद्देश्य था, वो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को रोकना था। और उत्तर प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ था विकल्प नंबर पहला, यानी विशंभर दयाल जी को। किसको? विशंभर दयाल जी को विकल्प नंबर पहला सही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर संजय मिश्रा जी की बात किया जाए तो संजय मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। मनोज कुमार सिंह जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके विशेष सचिव के रूप में मनोज कुमार सिंह जी हो जाते हैं। और अगर राजेश बिंदल जी की बात किया जाए तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल जी का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा महोबा कलकतिया प्रसिद्ध किस्म है किसकी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आम, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अमरूद, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा केला, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा पान। तो निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्म के रूप में हम लोग कलकतिया और महोबा को जानते हैं? तो किसकी प्रसिद्ध किस्म हो जाती है भैया महोबा और कलकतिया? आम, अमरूद, केला या फिर पान? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा, पान खाएं सैया हमार हो, मलमल के कपड़े पे छींट लाल लाल, पान खाएं सैया हमार हो। इसका विकल्प नंबर चौथा पान इसका सही जवाब हो जाएगा। आम की बात करें तो आम की दशहरी, लंगड़ा, रटौल, हुस्न आरा, मलिहाबादी किस्म हो जाती है आम की। अमरूद की बात करें तो सुर्ख सफ़ेद, ललित सुर्खा हो जाती है, सरदार हो जाती है, और सफ़ेदा इसकी प्रमुख किस्म हो जाती है। केला की बात करें तो मालभोग हो जाएगी,
अधेश्वर हो जाता है, चीनी चंपा हो जाता है, दूध सागर इसकी प्रमुख किस्म के रूप में देखने को मिलता है। महोबा और कलकतिया आपकी पान की प्रमुख किस्म हो जाती है। और अगर पान की बात करें तो आपका महोबा क्षेत्र इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा चंद्रप्रभा, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, यह आपसे पूछा है, यह आपको बताना है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हो जाता है, यह हो जाता है कौन सा? हस्तिनापुर। यानी विकल्प नंबर पहला यहाँ पे हमारा सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हो जाता है हस्तिनापुर। और अगर इसकी बात करें तो मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ की जो सीमा है उस पर आपका स्थित हो जाता है। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और अगर इसके स्थान की बात करें कि किस स्थान पर देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर नामक जिले में देखने को मिलता है। चंद्रप्रभा की बात करें तो चंद्रप्रभा हो जाता है चंदौली जनपद में। और इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो वन्यजीव विहार हो जाता है वह हो जाता है चंद्रप्रभा। चलते हैं हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन करा कि भारत की पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा लखनऊ, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा नोएडा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा देवरिया, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा प्रतापगढ़। तो उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कब लगाई गई, कहाँ लगाई गई थी, आपसे पूछा है। लखनऊ, नोएडा, देवरिया या प्रतापगढ़। तो देखिए जो भारत की अपने पहली चीनी मिल लगी वो कहाँ लगी थी? अपने उत्तर प्रदेश में लगी थी। यह विशेष गौरव भी अपने उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। और अगर स्थान विशेष की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपके 1903 के अंतर्गत लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1903 के अंतर्गत लगाई गई थी भारत में पहली चीनी मिल। और कहाँ लगाई गई थी? तो भैया उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक जनपद में लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर लगाई गई थी। देवरिया जनपद के अंतर्गत प्रतापपुर नामक स्थान पर लगाई गई थी। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रतापपुर दूसरा है और प्रतापगढ़ आपका दूसरा है। प्रतापपुर क्या हो जाएगा? देवरिया जनपद के अंतर्गत एक गांव हो जाएगा, तहसील हो जाएगी। और प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक जिला हो जाता है। तो भारत की पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? देवरिया में लगाई गई थी 1903 के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। पहला ऑप्शन कह रहा आजमगढ़, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जौनपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा देवरिया, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा मऊ। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ की लिंगानुपात सर्वाधिक देखने को मिलता है? खैर अगर हम लोग यूपी के लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उनका जो रेशियो बनता है उसको हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग वर्तमान लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। कितना? 912 है। 912 यानी क्या है? 912 मतलब ये है कि हजार पुरुषों पर कितने पर? हजार पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। अगर हम लोग ऑल इंडिया सेक्स रेशियो की बात करें तो ऑल इंडिया जो है आपका 943 है, यानी 943 है। 943 मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा वह हो जाता है जौनपुर। कौन हो जाता है? उत्तर प्रदेश का जौनपुर नामक जिला हो जाता है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो 1024 1000 पर है। क्या है? 1024 है। कहाँ चले गए भैया? यानी 1024 का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। ठीक है, तो प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच में है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आगरा से ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है आगरा से लखनऊ, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आगरा से प्रयागराज। तो यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच में बना हुआ है?
तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका आगरा से ग्रेटर नोएडा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर का, कितने का, लगभग 165 किलोमीटर लंबाई आपका जो एक्सप्रेसवे देखने को मिलता है। और अगर बात किया जाए कि इस पे संचालन कब से शुरू हुआ, तो 2012 के अंतर्गत इस पे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इस तरह से आज हम लोग अपने यूपी जीके के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई है, और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मिलते हैं हमने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर।